ढाका में संकट, कैसे एक हत्या ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक डिप्लोमेटिक फायरस्टॉर्म यानी एक राजनयिक तूफान खड़ा कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक गोली और दो पड़ोसी देश आमने सामने। चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। एक हत्या, एक इल्जाम और दो देशों के रिश्ते जो आग की लपटों में घिर गए। हम समझेंगे कि कैसे सड़कों पर भड़की हिंसा की चिंगारी उस एक घटना से जुड़ी है, कैसे डिप्लोमेटिक चैनल्स टूट गए और अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर कौन क्या चाल चल रहा है। तो इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले एक नेता का पतन और देश का गुस्सा, फिर ये देखेंगे कि इल्जाम किस पर और कैसे लगा, इसके बाद डिप्लोमेसी पर क्या असर पड़ा, और आखिर में सबसे जरूरी जियोपॉलिटिक्स की वो बिसात जिस पर यह खेल खेला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नेता का पतन और एक राष्ट्र का गुस्सा। आखिर बांग्लादेश में ये चिंगारी लगी कैसे? तो इस पूरी कहानी के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो हैं शरीफ उस्मान हादी। ये एक बड़े स्टूडेंट लीडर थे और इंकलाब मंच के प्रवक्ता भी। ये वही ग्रुप है जिसने शेख हसीना की सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, और हाँ, वो आने वाले चुनावों में कैंडिडेट भी थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 11 दिसंबर को चुनाव की घोषणा होती है। अगले ही दिन 12 दिसंबर को हादी अपना कैंपेन शुरू करते हैं और उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन करीब 6 दिन बाद 18 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है, और बस यहीं से पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। हादी की मौत की खबर फैलते ही ढाका की सड़कों पर जो हुआ वो वाकई भयानक था। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर हमले हुए। डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े मीडिया हाउस को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि हिंदू अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया। और इन सब के बीच प्रदर्शनकारियों के नारे थे, हम हादी हैं, और इसका सीधा इल्जाम भारत पर लगाया जा रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इल्जामों का खेल। सवाल यह है कि एक घरेलू अपराध, मतलब एक मर्डर, देखते ही देखते एक इंटरनेशनल मुद्दा कैसे बन गया, और सारा का सारा ब्लेम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भारत पर कैसे मढ़ दिया गया। देखिए, इसकी एक वजह खुद हादी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड था। वो बांग्लादेश के विकास से ज्यादा भारत के खिलाफ माहौल बनाने पर फोकस करते थे। सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश जैसी भड़काऊ पोस्ट शेयर करना, जिसमें भारत के कुछ हिस्से भी दिखाए जाते थे, ये सब आम था। और फिर आई एक अफवाह जिसने सचमुच आग में घी का काम किया। एक दावा फैलाया गया कि हादी के हत्यारे भागकर भारत के असम में छिप गए हैं। ये बात कितनी सच थी इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जंगल की आग की तरह फैली और लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी। और यहीं पे आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। एक तरफ थी ऑफिशियल लाइन, बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स का कहना था कि हमारे पास किसी के भारत में घुसने की कोई ठोस जानकारी नहीं है, और दूसरी तरफ थी सड़क की कहानी। सोशल मीडिया और प्रदर्शनकारी एक ही बात चिल्ला रहे थे, भारत ने हादी की हत्या की, भारत हत्यारों को पनाह दे रहा है। तो अब जब सड़कों पर माहौल इतना गर्म हो चुका था, तो इसका असर डिप्लोमेसी पर पड़ना तो लाजमी था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये संकट दोनों सरकारों के बीच एक फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गया। लोगों का सारा गुस्सा अब भारत के सबसे बड़े सिंबल पर आकर टिक गया। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और जल्द ही वहां ईंटें और पत्थर फेंके जाने लगे। अब डिप्लोमेटिक लेवल पर जो हुआ वो एक के बाद एक एस्केलेशन था। पहले भारत ने सुरक्षा कारणों से ढाका में अपना वीजा सेंटर बंद कर दिया। फिर इस हमले के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शन की मांग कर डाली, और इस पर बांग्लादेश ने भारत को उसकी सलाह के लिए सरेआम फटकार लगा दी। बांग्लादेश का जवाब बहुत तीखा था। उनके विदेश मंत्री ने कहा, भारत पिछले 15 सालों से कहा था जब शेख हसीना सत्ता में थी, हमें अब उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। मतलब साफ था, वो भारत की किसी भी बात को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मान रहे थे। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। क्योंकि ये मामला सिर्फ ढाका और दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। इस खेल में कई खिलाड़ी हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत विरोधी सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर रही है। भारत एक दोस्त पड़ोसी को खोने और अपनी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। शेख हसीना जो भारत में है वो भी एक फैक्टर है। और फिर आते हैं बड़े प्लेयर्स, अमेरिका
जो हसीना सरकार के चुनावों को सही नहीं मानता था, और चीन पाकिस्तान, जो इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को भारत के असर से दूर खींचना चाहते हैं। भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर यानी एक बुरे सपने जैसा है। प्रदर्शनकारियों ने चिकन नेक को काटने की धमकी दी है। अब ये चिकन नेक क्या है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि को उसके नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी रास्ता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, अगर इसे काट दिया जाए तो भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है, बांग्लादेशी छात्र नेता खुलेआम ऐसा करने की बात कर रहे हैं। भारत की चिंता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसे और बढ़ा रहा है बांग्लादेश में चीन का बढ़ता मिलिट्री फुटप्रिंट। लालमोनेरहाट में एयरफोर्स बेस, जो चिकन नेक के बेहद करीब है, और कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस, जिससे इस इलाके में चीन की नेवी की मौजूदगी बढ़ रही है। इस खतरे को कितना सीरियसली लिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में सरकार को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि बांग्लादेश में विदेशी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। तो सवाल ये उठता है कि जब भरोसा टूट चुका है और नए गठबंधन बन रहे हैं, तो क्या भारत और बांग्लादेश की ये जरूरी साझेदारी फिर से पटरी पर आ पाएगी, या फिर हम दुश्मनी के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? ये संकट किस तरफ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और भी विश्लेषण आप तक लाने में मदद मिलती है।